3 घंटे की सफ़र के बाद अध्यांश और अस्वी बेंगलोर पहुँचे। अध्यांश अस्वी को देखते देखते और उसी के ख्यालों में सो गया था, लेकिन वह नींद कुछ मिनटों के लिए थी क्योंकि थोड़ी ही देर में वो जग गया था। वो बस अस्वी का चेहरा देखकर अपनी सफ़र का आनंद ले रहा था, लेकिन अस्वी गहरी नींद में थी। अध्यांश अस्वी की नींद को नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए अध्यांश ने उन्हें जगाने के बजाय अपनी गोद में उठाया और प्लेन से बाहर आ गए। एयरपोर्ट पर उन्हें कोई देख न ले, इसलिए अध्यांश ने एयरपोर्ट पर पहले ही अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लिया था। जैसे ही अध्यांश अस्वी के साथ प्लेन से बाहर आए, सभी बॉडीगार्ड्स ने अध्यांश और अस्वी को चारों तरफ से कवर कर लिया और दोनों को सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकला। कार पहले ही हवाई अड्डे पर आकर बाहर खड़ा था, जिसका दरवाज़ा एक गार्ड्स ने खोला था। अध्यांश ने अस्वी को उठाए हुए ही कार में बैठ गया और उसका सर अपने कंधे पर रख दिया। अध्यांश के बैठते ही बाकी सभी बॉडीगार्ड्स भी दूसरे कारों में बैठ गए और सभी कारें अध्यांश की हवेली की ओर जाने के लिए निकल पड़ा। अध्यांश सिंह राजवंश स्वयं एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसका नाम केवल भारत तक ही नहीं था, उनके नाम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अध्यांश के पास कई बिजनेस थे, जिन्हें वह अपने छोटे भाई और चाचा के बेटों अंगद सिंह राजवंश के साथ मिलकर चलाते थे। बिजनेस के साथ साथ अध्यांश की एक और पहचान थी जो दुनिया से छुपी हुई थी। इस पहचान की जानकारी सिर्फ उसके दोस्त दैविक प्रताप सिंह को थी। बिजनेस जगत के बड़े हस्ती होने के नाते अध्यांश के दुश्मनों की लिस्ट काफ़ी लंबी थी, लेकिन अध्यांश को उन सबसे कोई फर्क न पड़ता था। वो अच्छी तरह से जानता था कि अपने परिवारों की रक्षा कैसे करनी है। अध्यांश के परिवार में उनकी दादी गायत्री देवी राजवंश शामिल है, जो घर की मुखिया हैं। उनके बाद उसकी माँ श्रेष्ठवा राजवंश, उनके चाचा और चाची अर्थात अनुज सिंह राजवंश और निहारिका राजवंश हैं। इसके अलावा अध्यांश के चचेरे भाई त्रिशिकावा राजवंश, जो घर में सभी के प्रिय हैं। अध्यांश के दादा की उनके जन्म के समय बाद ही मृत्यु हो गई। जब अध्यांश 10 साल के थे तब उनके पिता की दिल के दौरे पड़ने से मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद अध्यांश ने अपने चाचा की मदद से अपनी पढ़ाई के साथ साथ कम उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया। अंगद ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और अध्यांश से बिजनेस सीखना शुरू किया। अध्यांश ने अपने चाचा को काम करने से मना कर दिया था ताकि वह आराम कर सके। 20 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया की 3 अमीर परिवारों में उनके परिवार का एक स्थान था, पहले नंबर पर पहुंच गया था। अध्यांश डैशिंग, आकर्षक, हैंडसम पर्सनैलिटी के कारण बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियां उनके पीछे दीवानी। अध्यांश ने घर में किसी से भी अस्वी से अपनी शादी की बात नहीं कही थी, इसलिए किसी को अस्वी के बारे में कुछ नहीं पता था। अध्यांश की शादी से अनजान उनकी शादी की उम्र निकल रही है, ये सोचकर उनकी माँ और दादी उनकी शादी के लिए कई लड़कियां देखी, अध्यांश को भी दिखाई, लेकिन अध्यांश ने किसी भी लड़की से शादी के लिए हाँ नहीं कहा। अरे उसने कभी किसी की ओर देखा भी नहीं, और देखे भी क्यों, अस्वी उसके दिल में जो बस चुकी थी। ये बात अलग थी कि उसने अस्वी से बदला लेने के लिए शादी की थी, लेकिन शादी के दूसरे दिन जब उसे पता चला कि अस्वी नहीं मिल रही है तो उसे पता नहीं क्यों डर सताने लगा, क्योंकि वह अस्वी को पहले से पसंद करता था। अस्वी उसके लिए पहली नज़र का प्यार थी, जिसके बारे में अस्वी को भी नहीं पता था। कॉलेज में भी कई लड़कियां उनके करीब आने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन अध्यांश ने भी कभी किसी को भाव न दिया। अस्वी से शादी के बाद उसने अपनी सेक्रेटरी की नौकरी के लिए एक लड़के को रखा। अध्यांश को भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद था और इसलिए बेंगलोर शहर के एक छोटे से ड्राइव पर नदी हिल्स के पास अपने लिए घर लिया था। इसे घर कहना थोड़ा अटपटा है क्योंकि वह एक हवेली थी। नंदी हिल्स के पास अध्यांश का घर बिल्कुल शाही और शानदार था। पूरी हवेली सफ़ेद रंग से रंगी हुई थी। ये हवेली शिमला के फार्म हाउस से 3 गुना बड़ी थी, क्योंकि इतनी बड़ी हवेली में अध्यांश के अलावा उसके परिवार का एक भी सदस्य यहाँ नहीं रहता था। अध्यांश का पूरा परिवार एक राजवंश बंगला है जो बेंगलोर शहर के दक्षिण दिशा में स्थित है। सबसे पॉश इलाका माने जाने वाले बसवागुड़ी में रहते थे।
अध्यांश भी कभी कभार वहीं रुकता था, लेकिन अधिकतर वह नंदी हिल्स में रहते थे। अध्यांश की एब्सेंस में नौकरों की जिम्मेदारी रहती थी। अध्यांश के वहां पहुंचने से पहले यानी सुबह सुबह उसका असिस्टेंट आजर्व हवेली पहुंच चुका था। अध्यांश ने उसे हवेली को सजाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया था, इसलिए उसके आते ही आजर्व ने अपना काम शुरू कर दिया। आजर्व को पता था कि उसका बॉस अपनी पत्नी के साथ 2:30 बजे हवेली पहुंचेगा, इसलिए बिना किसी आराम के काम करना शुरू कर दिया। हवेली के मेन गेट पर गुलाब की पंखुड़ियों से एक रास्ता बनाया गया था। पूरे घर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। घर के सभी नौकरों को पहले ही बता दिया गया था कि आज उनका मालिक अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है, इसलिए स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रसोइये को बुलाकर देश विदेश के कई प्रकार का खाना बनवाया गया, जिसकी खुशबू बाहर तक आ रही थी। अध्यांश लाइफ केयर हॉस्पिटल और इसकी बिजनेस कंपनी यानी राजवंश एम्पायर का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु शहर के कोरमंगला इलाके में था। अगर नंदी हिल से ऑफिस या हॉस्पिटल जाना होता तो 1.5 घंटे लगते, फिर भी वह नंदी हिल्स वाले घर में रहना पसंद करता था। अस्वी से शादी के बाद वह ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता था, या यूँ कह सकते हैं कि अस्वी की याद में खुद को सबसे अलग कर लिया। उसके भाई बहन उसे हमेशा अपने साथ रहने के लिए मजबूर करते थे, लेकिन अध्यांश ने खुद को अपने परिवार से अलग कर अकेले रहने की सजा दी, और यही कारण है कि पिछले 5 वर्षों में अध्यांश या तो बिजनेस के काम से देश से बाहर रह रहे थे या नंदी हिल्स में एक हवेली में। 1 घंटे के बाद वो लोग नंदी हिल्स पहुंच गए। बेंगलुरु शहर के 1 घंटे की दूरी पर स्थित यह जगह बेहद शांत और खूबसूरत है। अध्यांश को पहले ही प्रकृति की आगोश में रहना पसंद था, और इसलिए उसने अपनी ज़्यादातर हवेलियाँ, फार्म हाउस हमेशा शहर से दूर खरीदे, जहाँ उन्हें शांति मिल सके। अध्यांश ने ड्राइवर से गेट के बाहर कार रोकने को कहा। अस्वी अभी भी सो रही थी, लेकिन अध्यांश नींद में अस्वी को घर में प्रवेश नहीं कराना चाहता था, इसलिए अस्वी को जगाया। उठो जान, घर आ गया। अध्यांश ने अस्वी को जगाने के लिए उसके गाल को धीरे से थपथपाया। अध्यांश की आवाज़ और गाल पर उसके स्पर्श से अस्वी की नींद खुल गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। आंख खुलते ही अस्वी की नज़र अध्यांश के चेहरे पर पड़ी, जो उसके बिल्कुल करीब था। पहले तो अस्वी खुद को अध्यांश के इतने करीब देखकर डर गई, लेकिन जब उसने खुद को अध्यांश की गोद में बैठा देखा तो उसे खुद पर गुस्सा आया, जो उनके चेहरे पर भी नजर आया। लेकिन अब अध्यांश अस्वी को अजीब महसूस नहीं कराना चाहता था, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा और उसे इशारे से हवेली की तरफ देखने को कहा। अस्वी ने अध्यांश का इशारा समझा और हवेली की तरफ देखा। उसकी पहली नज़र गेट के दाहिनी ओर दीवार में लगी नेम प्लेट पर पड़ी। अध्यांश ने उसे पहले बताया था। वहाँ उसने अपना नाम यानी अस्वी मेंशन लिखा हुआ देखा। न केवल नेम प्लेट पर आपका नाम है स्वीट हार्ट, बल्कि इस घर का नाम भी आपके नाम पर है। अध्यांश ने अस्वी के कान के करीब जाकर बोला, जो अभी भी उसकी गोद में बैठी थी, और उसके कान को चूम लिया। अध्यांश के किस करने से अस्वी की धड़कनें तेज होने लगी। अस्वी अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगी। अध्यांश ने देखा तो उसने तुरंत अस्वी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही गार्ड ने देखा, उन्होंने गेट खोल दिया। अध्यांश कार से बाहर निकलते ही उसके गार्डों की फौज भी कार से बाहर निकल गई। सभी ने काली ड्रेस पहन रखी थी और सभी के वर्दी पर AASR लिखा था। इतने सारे अनजान चेहरे को एक साथ देखकर अस्वी डर गई, जिसका डर उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगा। जब अध्यांश ने अस्वी का डरा हुआ चेहरा देखा तो तुरंत उसे गले से लगा लिया। रिलैक्स, ये सभी मेरे आदमी हैं, आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह कहते हुए अध्यांश अस्वी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरने लगा ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। जैसे ही गार्ड ने गेट खोला, ढोल बजने लगे, जिसकी आवाज़ सुनकर अस्वी हैरान रह गई। अध्यांश गले लगाए हुए ही खड़े थे तो उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अध्यांश की ओर सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन वह कुछ जवाब देने के बजाय उसका हाथ पकड़कर गेट के अंदर ले आया। गेट के अंदर आते ही अस्वी की नज़र ज़मीन पर पड़ी,
जहाँ रास्ता फूलों से सजाया हुआ था। अध्यांश अस्वी को लेकर रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे अस्वी के कदम आगे बढ़े, उन पर फूलों की बारिश होने लगी। अस्वी के लिए यह सब एक सपने जैसा था। अस्वी उस समय अपनी सभी बीती बातों को भूल गई और जो कुछ भी हो रहा था उसको देख उसके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। अस्वी को इतना खुलकर मुस्कुराता देख अध्यांश के होठों पर भी मुस्कान आ गई। वहाँ मौजूद अपने बॉस को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सभी गार्ड और अजर भी हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बॉस मुस्कुरा रहा है। ऐसे में अस्वी अध्यांश का हाथ थामे हुए घर के मेन गेट तक पहुंची। जब उसने पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे इतना सरप्राइज्ड देखकर अध्यांश उसके पास आकर बोला, अपना मुंह बंद करो जान, नहीं तो मच्छर घुस जाएंगे। उसने अपना मुंह खुला हुआ बंद कर लिया। अस्वी को बहुत नींद आ रही थी, वह सोना चाहती थी। इसलिए जब उसने दरवाज़ा खोला हुआ देखा तो वह घर में प्रवेश करने के लिए दौड़ी, लेकिन इसके इरादे को पहले ही भांपकर अध्यांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और अंदर जाने से रोक दिया। अस्वी को अध्यांश का इस तरह रोकना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अध्यांश की ओर सवालिया नज़रों से देखा। अस्वी की सवाल को अध्यांश समझते हुए उससे कहा, जान, तुम पहली बार अपनी ससुराल आई हो। मेरे घर की लक्ष्मी और मेरी पत्नी पहला कदम रखने जा रही हैं, तो इस पल को खास बनाना चाहता हूँ। आप नहीं जानते, लेकिन वहाँ शिमला में भी आपके फार्म हाउस के अंदर कदम रखने से पहले आपका कुछ इस तरह से ही वेलकम किया था। हाँ, फ़र्क ये था कि उस वक्त आप सो रही थीं, इसलिए आपको इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैंने शिमला के फार्म हाउस के हॉल में आपके पैरों के निशान लिए हैं। वो एक फार्म हाउस था जहाँ मैं कभी कभार जाता हूँ, लेकिन यह हमारा घर है। आपका अस्थायी पता तो यहाँ का भव्य होना चाहिए। अध्यांश की बात सुनकर अस्वी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा और अध्यांश जो भी कर रहा था उसे देख रही थी। अस्वी की ओर से कोई प्रतिक्रिया न होने पर अध्यांश ने अजर्व की ओर इशारा किया। अपने बॉस का इशारा समझकर अजर्व तेजी से घर के अंदर गया और कुछ ही मिनटों में हाथ में कुंक पानी से भरी प्लेट ले आया। उसके पीछे एक और नौकर आरती की थाल लेकर आया। हवेली में कोई महिला नहीं रहती थी जो अस्वी की आरती उतारती और उसका घर में प्रवेश कराती। वहाँ सभी जेंट्स ही रहते थे, इसलिए अध्यांश ने वहाँ रहने वाले सबसे बुजुर्ग को, जो मेंशन का केयर टेकर था, उनको बुलाया और उसे अस्वी की आरती करके घर में प्रवेश करने के लिए कहा। बुजुर्ग, जिन्हें अध्यांश नायडू अन्ना कहकर बुलाते हैं, उन्होंने अध्यांश के अनुरोध पर अस्वी और अध्यांश की आरती उतारी और दोनों का फूलों से स्वागत किया। इसके बाद अजर्व ने कुमकुम से भरी थाली जमीन पर रख दी तो अध्यांश ने अस्वी को उठाया और उसके दोनों पैर थाली में रख दिए और फिर अस्वी के पैरों को सफ़ेद बोर्ड पर रख दिए, जिसे अजर्व ने थाल के पास रखा था ताकि अस्वी के पैरों के निशान पड़ जाएं। अध्यांश ने अस्वी के पैरों की छाप लेने के बाद उसे नीचे किया और अस्वी के बहुत करीब आया और बोला, आपके घर में आपका स्वागत है। अस्वी को ये अजीब लगा कि अध्यांश उनके इतना करीब आ रहा है। अध्यांश ने अस्वी का हाथ पकड़ा और उन्हें घर के अंदर ले आए और उसे हॉल में रखे सोफे पर बिठाया और अजर्व की ओर इशारा किया तो अजर्व दौड़कर रसोई में गया और अस्वी के लिए पानी लेकर आया। अजर्व ने अस्वी को पानी दिया, तब तक अध्यांश भी अस्वी के बगल में बैठ गया। जैसे ही अध्यांश अस्वी के पास आकर बैठा तो अस्वी ने धीरे से उससे कहा, सुनो। अस्वी का प्यार से सुनो कहना उसे बहुत अच्छा लगा और उसी प्यार से अध्यांश ने भी कहा, हाँ मेरी जान। अध्यांश के ऐसा कहते ही अस्वी के चेहरे पर शर्म आ गई, लेकिन तुरंत खुद को नॉर्मल कर अध्यांश से कहा, मुझे भूख लगी है। ये बात अस्वी ने इतनी मासूमियत से कहा, उसे देखकर अध्यांश वहीं पिघल गया। उसने अस्वी के लिए खाना पहले ही तैयार करवा लिया था, लेकिन अध्यांश चाहता था कि अस्वी एक बार घर में रहने वाले सभी लोगों से मिले और उन्हें जाने। तो अध्यांश ने धीरे से कहा, बस 5 मिनट जान, जिसे सुनकर अस्वी ने सर हिलाया। अध्यांश ने तुरंत घर में रहने वाले सभी लोगों को बुलाया और एक एक कर उनका परिचय अस्वी से कराया। यह राघव अन्ना है, हमारी हवेली के केयर टेकर। इसके बाद अध्यांश ने अजर्व की ओर उंगली उठाई और उसे
अस्वी से मिलवाते हुए कहा, यह अजर्ब है, मेरा असिस्टेंट। किसी दिन काम की वजह से अगर मैं तुम्हारा कॉल का जवाब नहीं देता तो तुम उसे फ़ोन करना, वह तुम्हें मुझसे बात करवा देगा। अजर्ब के बाद अध्यांश ने घर के रसोइये की ओर इशारा किया और अस्वी से कहा, अजर्ब के बगल में जो खड़ा है वह नायडू अन्ना है। वह एक रसोइया है। वह दुनिया के सभी प्रकार के खाना बनाना जानते हैं, इसलिए तुम्हें रसोई में जाने या खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह एक एक करके अस्वी उन सभी से परिचय कराया। उसी समय एक 55 वर्ष का युवक दौड़ता हुआ घर में आया। उसने आकर उसके सामने सर झुकाया। अध्यांश ने अस्वी से उसका भी परिचय कराया। यह उदय सिंह है, मेरा निजी अंगरक्षक और हवेली की सुरक्षा का प्रभारी। सबका परिचय हुआ। तब तक दोपहर के खाने के सारे डिशेज डाइनिंग टेबल पर सजा दिए गए थे। रसोइये ने अध्यांश की ओर इशारा किया। रसोइये के कहने पर अध्यांश ने अस्वी को डाइनिंग टेबल पर लाकर मेन कुर्सी पर बैठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। दोनों बैठ गए तो नौकर ने आकर खाना परोसी, पर एक ही थाल परोसने को कहा जिसमें सभी डिशेज प्लेट में रख दिए। तो अध्यांश ने सभी को जाने के लिए कहा ताकि वह अस्वी के साथ एकांत में रह सके। सब लोग चले गए तो अध्यांश ने अपने हाथ से खाना लिया और अस्वी के मुंह की तरफ कर दिया। पहले तो अस्वी चौंक गई, लेकिन फिर जब उसे एहसास हुआ कि अध्यांश ने खाना अपने हाथों में पकड़ रखा है तो उसने सर झटका और खाने लगी। ऐसे ही दोनों ने अपना खाना खत्म किया। खाना खत्म करने के बाद अध्यांश अस्वी को अपने बेडरूम में ले आया और उसे कमरे में सोफे पर बिठा दिया। अस्वी को सोफे पर बिठाने के बाद अध्यांश एक पैकेट लेकर आया। अध्यांश के हाथ में पैकेट देखकर अस्वी ने पूछा, पैकेट में क्या है? यह क्या है? जैसे ही अध्यांश ने पैकेट अस्वी के हाथ में रखा तो अस्वी ने उससे पूछा, खुद ही खोलकर देख लो। अध्यांश ने अस्वी के बगल में बैठते हुए कहा। अध्यांश के कहने पर अस्वी ने जैसे ही पैकेट खोला उसमें लाल रंग की बनारसी साड़ी थी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी थी। यह सब क्यों? साड़ी और ज्वेलरी देखकर अस्वी ने पूछा, क्योंकि कल सुबह ही हम दोनों को राजवंश परिवार की कुल देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना है। वहाँ पूजा भी है, इसलिए मंदिर जाते समय तुम्हें यही पहनना है। अध्यांश लेकिन अस्वी के मन में अभी भी कुछ सवाल थे, इसलिए वह अध्यांश को उन्हीं सवालिया निगाहों से देखती रही। उसको ऐसे देखते हुए देखकर अध्यांश ने तुरंत कहा, यह हमारे परिवार की परंपरा है जिसमें शादी के बाद तुरंत पति पत्नी कुल देवी के मंदिर जाते हैं और वहाँ पूजा अपने हाथों से करते हैं और उसके बाद ही अपना घरेलू जीवन शुरू करते हैं। हमें आज ही वहाँ जाना था, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर सफ़र की थकान देखकर मैंने कल के लिए टाल दिया है। और वह मंदिर कहाँ है? अस्वी ने पूछा। यहाँ से हमें मंदिर तक पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। यह मंदिर बेंगलुरु शहर के BTM लेआउट में स्थित है और इसका नाम श्री सोमेश्वर स्वामी मंदिर है, जहाँ हमारी देवी पार्वती जी भगवान शिव के साथ विराजमान है। इतना कहकर अस्वी ने पैकेट साइड में रख दिया और सोफे से उठकर बिस्तर पर सोने चली गई। अस्वी को इतनी हताशा में देखकर अध्यांश ने अपना सर हिलाया, मानो कह रहा हो, यह लड़की मेरी समझ से परे है। मुझे नहीं पता आगे मेरा क्या होगा। कुछ देर बाद जब अध्यांश ने अस्वी की ओर देखा तो वो सो चुकी थी। उसे सोता देख अध्यांश उठकर उसके पास आया, उसे कंबल से ढक दिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसके माथे पर किस किया। अध्यांश कुछ क्षण तक वही खड़ा अस्वी को देखता रहा, बाद में कमरे से बाहर चला गया। एक तरफ अध्यांश अस्वी के साथ अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ अध्यांश की उम्र का एक शख्स साउथ बेंगलुरु के जयनगर इलाके के रिहायशी इलाके के एक घर में अपनी असिस्टेंट के इंतज़ार में बैठा हुआ था। इंतज़ार करते करते आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया, जिससे शख्स को गुस्सा आने लगा। आधा घंटा और बीत गया। अब उस आदमी का गुस्सा अपनी हद पार कर चुका है और गुस्से में आकर जो कुछ भी उसके हाथ में आया उसे ज़मीन पर पटकने लगा। कुछ ही मिनटों में घर का पूरा हॉल तबाह हो गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर घर के नौकर ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक आदमी दौड़ता हुआ घर में आया और उस आदमी के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। तो आज आपका आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। देर से आकर आपने पहले ही
बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अगर वह जानकारी नहीं मिली जो मैं सुनना चाहता हूँ। सोफे पर बैठा आदमी ने सामने खड़े आदमी से कहा, माफ़ करना बॉस देर से आने के लिए, लेकिन आप भी जानते हैं अध्यान सिंह राजवंश के घर से उसकी जानकारी लेना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। सामने खड़े आदमी ने डरते हुए सर झुकाकर ही जवाब दिया, मुझे ये नहीं सुनना, कुछ ऐसा कहो जो मेरे कानों को अच्छा लगे और मेरे दिल को ठंडक मिले। सोफे पर बैठे आदमी ने सख्ती से कहा, अध्यान सिंह राजवंश बेंगलुरु आ गया है। हमेशा की तरह इस बार भी वो अपने बसवा गुंडी राजमहल बंगले में नहीं गए हैं, बल्कि हवाई अड्डे से सीधा नंदी हिल्स में अपनी 80वीं हवेली में है। अगला। अपने असिस्टेंट को रुकता देख सोफे पर बैठा आदमी ने पूछा, मिस्टर राजवंश कल सुबह अपनी कुलदेवी मंदिर जा रहे हैं। सामने खड़े आदमी को अध्यांश के बारे में जो आखिरी जानकारी थी वह भी उसने अपने बॉस को बता दी। लेकिन कुलदेवी के मंदिर क्यों? मेरा मतलब इतना अचानक? मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि कुलदेवी के मंदिर में राज परिवार का कोई भी सदस्य केवल अपने साथी के साथ ही जा सकता है। यह राज परिवार की परंपरा है। फिर क्यों अध्यांश जा रहा है? और एक बात, उसने अपनी हवेली का नाम अश्वी रखा है, तो पता करो कि यह अश्वी कौन है। सोफे पर बैठे आदमी ने अपने असिस्टेंट को कहा। जी बॉस। असिस्टेंट ने कहा, एक और बात, अध्यांश चाहे किसी भी काम से और जिसके भी साथ जा रहा हो, अपने आदमियों को कल तैयार रहने के लिए कहो, क्योंकि मंदिर में पूजा और हवन पूरे दिन चलेगा, इसलिए उसे घर आते आते देर रात हो जाएगी। कुलदेवी के मंदिर में वापस नंदी हिल्स किले के लिए वह देवनहल्ली किले के साथ सड़क लेगा, जो रात में बहुत शांत है, इसलिए जैसे ही वह सड़क पार करे अपने आदमियों को उस पर हमला करने के लिए कहो। सोफे पर बैठे आदमी ने क्रूर मुस्कान के साथ अपने असिस्टेंट को आदेश दिया और उठकर चला गया। हे भगवान, यह आदमी कितना क्रूर है। मुझे नहीं पता कि वह क्या करेगा। चलो बेटा प्रतीक, काम पर लग जाओ, नहीं तो तुम्हारा यह राक्षस मालिक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अपने बॉस को जाता देख प्रतीक भी हड़बड़ाता हुआ चला गया। अध्यांश खतरे से अनजान। अध्यांश किचन में गया और अपनी जान के लिए रात का खाना तैयार किया। दोपहर के खाने के बाद अश्वी सो गई, हालांकि शाम हो चुकी थी। रात का खाना तैयार होने के बाद अध्यांश बेडरूम में गया और अश्वी को जगाने की कोशिश की। बच्चे, अब उठ जाओ, शाम हो गई है। अध्यांश ने अश्वी को जगाने के लिए उसके बालों को धीरे से सहलाया। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे शांति से सोने दो। अश्वी ने अध्यांश का हाथ अपने सर से हटा दिया और अपना मुंह तकिए में छुपा लिया। अशु, बच्चे, शाम की आरती का समय हो गया है, मुझे आरती के लिए देर हो रही है। अध्यांश ने थोड़ा सख्ती आवाज़ में कहा, लेकिन अश्वी सोई रही। जान, बेहतर होगा कि तुम खुद ही उठ जाओ, नहीं तो अगर मैं तुम्हें अपने तरीके से जगाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। अश्वी पर अपनी बातों का कोई असर ना होता देख अध्यांश ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, तुम मुझे धमकी देते हो? ठीक है, फिर जाओ, तुम जो कर सकते हो करो, मैं अब नहीं उठूंगी। अश्वी ने अपने आप को कंबल में पूरी तरह से ढक लिया, यह महसूस करते हुए कि अश्वी इस तरह से नहीं उठेगी। अध्यांश ने उसके ऊपर से कंबल हटाया और अश्वी को अपने बाहों में उठाकर वॉशरूम ले गया और उसे पानी के भरे टब में बिठाया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो पानी में है, अश्वी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी। अपने कपड़े बदलो और जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इससे पहले कि अश्वी गुस्से में कुछ कहती, अध्यांश ने उसे यह बात बताई और वॉशरूम से चला गया। मैं तुम्हें देख लूँगी। अध्यांश के जाने के बाद अश्वी फ्रेश हुई और कपड़े बदलने के बाद अश्वी नीचे जाने के लिए तेज़ी से सीढ़ियों से उतरने लगी। उसे इतनी जल्दी से उतरते देख अध्यांश यह कहने से खुद को रोक न सका, धीरे धीरे जान। अध्यांश के कहने पर अश्वी ने अपनी स्पीड कम कर दी और शांति से सीढ़ियाँ उतरने लगी। अध्यांश ने आरती की सारी तैयारियाँ पहले ही कर ली थी। जब अश्वी आई तो अध्यांश ने उसका दुपट्टा उसके सर पर रखा और आरती की थाली उसके हाथ में दी। नायडू अन्ना और राघव अन्ना पहले ही आरती गा रहे थे। अश्वी भी आरती करने लगी तो अध्यांश ने भी आरती की थाल पर हाथ रख दिया। नायडू अन्ना और राघव अन्ना ने शिव आरती गाई। आजर्ब ने शंख बजाया। उदय ने घंटी हाथ में ली और बजाई। अश्वी ने आरती के बाद
भगवान की ओर मुख किया और सर झुकाया। उसके बाद वह आरती की थाली लेकर अध्यांश के पास आई। आरती लेने के लिए थाली सामने ले गई। अध्यांश ने सबसे पहले अश्वी के सर पर हाथ घुमाया और उन्हें आरती दी, फिर खुद भी आरती ली। आरती करने के बाद अश्वी ने उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद पहले अश्वी को खिलाया और फिर खुद भी प्रसाद खाया। उसके बाद अश्वी ने वहाँ सभी लोगों को बारी बारी से आरती और प्रसाद दिया। अश्वी के सभी को आरती और प्रसाद परोसा। तब तक डाइनिंग टेबल पर रात का खाना लग चुका था। सारा खाना टेबल पर रख देने के बाद अध्यांश अश्वी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर ले आया और दोपहर की तरह ही बीच वाली कुर्सी पर उसे बैठा दिया। लेकिन अश्वी तुरंत उस कुर्सी से उठ गई। उसने अध्यांश को उस कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। अध्यांश को अश्वी का ऐसा करना समझ नहीं आया, इसलिए उसने अश्वी की ओर देखा। अश्वी समझ गई कि अध्यांश उसकी आंखों से क्या जानना चाहता है, तो उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, यह जगह आपकी है, आप यहाँ बैठने के लायक है, पर कुछ नहीं, कभी कभी दूसरों की बात सुननी चाहिए, हमेशा अपनी मनमानी नहीं करनी होती। अश्वी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने अध्यांश को बोलने के लिए थोड़ा सा भी समय दिया तो वह कोई भी तर्क देकर चुप करा देगा। इसलिए अश्वी शक्ति दिखाकर उसे चुप करा दिया। अध्यांश अश्वी का ये रूप देखकर हैरान रह गया। साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से अश्वी की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें कोई सदमा लग गया हो। अब अगर मैं कुछ और कहूँगा तो यह फिर से मुझ पर भड़क उठेगी और अपनी इज्जत सबके सामने बचानी है तो चुप रहना ही बेहतर है। यह सोचकर अध्यांश ने आगे कुछ नहीं कहा और चुप रह गए। यह जानकर अश्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि अध्यांश ने उसकी बात मान ली है। अध्यांश ने भी नोटिस किया। उन्हें इस तरह देखकर अध्यांश खुश हो गए और उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखने के लिए हर दिन तुम्हारी डांट सुनने को तैयार हो जान। अध्यांश ने अजर, उदय, नायडू अन्ना और राघव अन्ना को भी रात के खाने के लिए बैठने के लिए कहा। अध्यांश का नियम था कि डाइनिंग टेबल पर हमेशा चारों एक साथ बैठते थे, क्योंकि उन चारों को कभी घर का नौकर नहीं माना गया। अध्यांश के लिए ये चारों हमेशा उनका परिवार रहे हैं, मात्र अध्यांश के लिए ही नहीं, यहाँ तक कि पूरा राजवंश परिवार इन चारों को अपने सदस्य अपना परिवार मानता था। जैसे ही सभी लोग खाने की मेज पर बैठ गए, घर का एक नौकर आया और सभी की प्लेट में खाना परोसा। खाना परोसने के बाद अध्यांश ने अपनी थाली से एक कौर निकाला और अश्वी के सामने कर दिया। मैं खा लूँगी, अश्वी ने अपने चेहरे के सामने अध्यांश के हाथों में खाना देकर उससे कहा। फिर भी अध्यांश ने अपना हाथ नहीं हटाया, तो आखिरकार अश्वी ने हार मान ली और अध्यांश के हाथ से खाना खाया। अश्वी का पहला कौर देने के बाद अध्यांश ने खुद खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सबने खाना खा लिया तो अश्वी बर्तन उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अध्यांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऐसा करने से रोका। यह नौकर कर देंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह उसे घर से बाहर बगीचे में ले आया। बगीचे में बैठने के लिए बेंचें थी, साथ में झूला भी था। उसके चारों ओर एक छोटी मेज और 4 कुर्सियाँ रखी गई थी ताकि बगीचे में बैठकर नाश्ता किया जा सके। पूरा बगीचा छोटी छोटी रोशनियों से जगमगा रहा था। अध्यांश ने बगीचे में आकर अश्वी का हाथ छोड़ दिया और वहाँ रखी बेंच पर जाकर बैठ गया। उसके पीछे अजर्ब और उदय भी वहाँ आ गए और उसके सामने बैठ गए। अश्वी तो बस पूरे बगीचे को देखने में व्यस्त हो गई। अश्वी को इस तरह अपनी मस्ती में डूबा देख अध्यांश ने उदय से कहा, कल मैं अश्वी के साथ कुलदेवी के मंदिर जा रहा हूँ, इसलिए सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सर, कल त्रिशिका मैम बेंगलुरु के पास ट्रिप पर जा रही है, इसलिए मैं उदय बोलते बोलते रुक गया। उदय की उलझन को समझते हुए अध्यांश ने उससे बस इतना कहा, कोई बात नहीं, तुम त्रिशिका के साथ चले जाना। लेकिन सर, मैम भी आपके साथ होंगी, तो आप अकेले? उदय अच्छी तरह से जानता था कि अध्यांश के दुश्मन उसे ख़त्म करने के मौके का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन हर बार उदय उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा रहता है और यही कारण है कि आज तक कोई भी अध्यांश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका है। रिलैक्स, मैं अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता हूं। उदय के लिए त्रिशिका के साथ जाना जरूरी भी था, इसलिए अध्यांश ने उदय को त्रिशिका के साथ जाने के लिए कहा।
अब तुम दोनों थोड़ा आराम करो। उन दोनों को विदा करने के बाद अध्यांश ने एक नज़र अस्वी पर डाली और फिर अपना ध्यान अपने लैपटॉप पर लगा दिया। ऐसे ही करते हुए अध्यांश बेंच से उठा और वहाँ रखे स्टूल पर बैठ गया। अध्यांश काम में इतना मशगूल था कि उसे पता ही न चला कि कब 11 बज गए। जब उसके फ़ोन का मैसेज टोन बजा तो उसका ध्यान टूट गया। मैसेज देखकर जब उसकी नज़र समय पर पड़ी तब उसे ध्यान आया कि 11 बज गए हैं। इतनी देर हो जाने के बाद भी अस्वी उसके पास नहीं आई। यह अध्यांश के लिए चौंकाने वाली बात थी। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे अस्वी कहीं नज़र न आई। अस्वी कहीं नज़र नहीं आई तो अध्यांश लैपटॉप वहीं छोड़कर उठ गया और अस्वी को ढूंढने लगा। जैसे ही अध्यांश थोड़ा आगे चला तो उसने अस्वी को वहाँ बैठा हुआ देखा। जब अध्यांश उसके पास गया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी बगीचे में कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही हैं। जान, अंदर जाओ और सो जाओ, बहुत देर हो गई है, अध्यांश ने अस्वी के ठीक पीछे खड़े होकर कहा। इतना कहकर अस्वी उसके साथ खेलने में व्यस्त हो गई, यह समझते हुए कि अस्वी इस तरह से नहीं खड़ी होंगी। अध्यांश उसे मजबूत बाहों से उठाया और अंदर लेकर चला गया। अस्वी ने अध्यांश की पकड़ से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वह कर न सकी। अध्यांश अस्वी को बेडरूम में ले आया और उसे बिस्तर पर बिठाया और अपने कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में चला गया। उससे पहले कि अध्यांश आगे बढ़ता, अस्वी बिस्तर पर खड़ी हो गई और जाकर अध्यांश का हाथ पकड़ लिया। इस कहानी की आगे की भाग आप लोग को सुननी है तो कमेंट्स करके बताएं और ये भी बताएं कि आप लोग को कहानी कैसी लगती है। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर कल मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ।